Hello everyone and welcome to Ultim Scientia, Light Today for Bright Tomorrow। तो यहाँ हम लोग एक CSIR की सीरीज़ चला रहे हैं और जहाँ पे इधर उधर के कॉन्सेप्ट ना लेके सीधे साइंस जर्नल्स और जो भी जेन्युइन बुक्स हैं उनसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं पिकअप किए जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ जैसे देखिए कि ये जो बुक है इस पर्टिकुलर बुक से लिया जा रहा है जो इंटरनेशनल एडिशन है। तो जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो रहे वो अच्छे से हो और इंटरनेशनल लेवल की हो, केवल यहाँ के किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को ध्यान में ना रख के किया जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंजाइम्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा एंजाइम्स की एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो अब देखिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे। लेट मी इंश्योर दैट हाउ एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शन कम्स फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी डेवलप्ड इन 1930। जो एंजाइम्स जो रिएक्शन कराते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं जिस तरह से, इनके लिए थ्योरी आना स्टार्ट हुई 1930 से। और जो पहले साइंटिस्ट थे वो हेनरी एरिंग थे। इन्होंने कंसीडर किया बायोमोलिकुलर रिएक्शंस इन्वॉल्व 3 एटम्स। एक एग्जांपल लिया कि अगर ये 3 एटम्स का रिएक्शन हो रहा है, सच एज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद डाइएटमिक हाइड्रोजन। मतलब इनके कहने का मतलब क्या है कि जो एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम इन्होंने किया और दूसरा इन्होंने कहा कि ये दो हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन एटम से ये रिएक्ट करके कोई एंजाइम ऐसी रिएक्शन करता है और एक नया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देता है और एक हाइड्रोजन एटम देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें इस हाइड्रोजन को Ha माना गया है और इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उसको Hb और Hc माना गया है, तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है इसका कंपोजिशन क्या था, Hb और Hc। तो यहाँ हो जाएगा Ha प्लस Hb और Hc विल बी आउट हियर। ओके, तो यहाँ इन्होंने कंसीडर किया जैसे कि यही पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने भी देने की कोशिश की है कि अगर ये दोनों हैं और अगला जो डाइएटमिक हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है उसका कंपोजिशन दूसरा है। ठीक, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन C जो है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन डाइएटमिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ जो Hc है इसे अप्रोच करना चाहिए इस हाइड्रोजन के बाद, मस्ट अप्रोच डाइएटमिक मॉलिक्यूल एज Ha एंड Hb शो दैट at some point in the reaction there exists a high energy complex represent this। ठीक, तो मतलब कि जब ये यहाँ जाएगा, ये टोटल रिएक्शन ये तो हो गया है, लेकिन इसके बीच में एक रिएक्शन की बात करें जिसे मैं एक्सपेंड करके शो करना चाहूँ, तो इसमें एक लोकेशन एक जगह रिएक्शन कुछ इस तरह से हुआ होगा Hc। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो Hb और Hc फॉर्म हो रहा है, तो इस बॉन्ड का डिग्रेडेशन हो रहा है और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ दिया गया है कि ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और एट लास्ट ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स टूट करके ये एक अलग मॉलिक्यूल बनाता है। इन दिस कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन A एंड हाइड्रोजन B के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और Hb और Hc के बॉन्ड जो वो है वो कोवेलेंट बॉन्ड वो क्या कह रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ओके, तो अब यहाँ एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईएस्ट, जिस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ये अपने हाईएस्ट फ्री एनर्जी लेवल पे होता है। ठीक, और कोई भी जो केमिस्ट्री का एक रूल आप समझ के चलिएगा, जो ये एंजाइम्स हैं बायोकेमिस्ट्री में ही आते हैं मैक्सिमम।
तो ये समझ के चलिएगा कि कभी भी एनर्जी जहाँ भी ज़्यादा हुई, जिसके भी पास ज़्यादा हुई, उतना ही वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कोई भी चीज़ एटम वो अनस्टेबल होगा। और कोई भी ऐसा कंपाउंड एटम या कॉम्प्लेक्स जो हाई लेवल पे है, वो अपनी एनर्जी गेन लॉस करके, लूज करके वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, और जितना कम एनर्जी रहेगा उसके पास, उतना ही वो स्टेबल होगा। तो जब इस कॉम्प्लेक्स के पास हाईएस्ट एनर्जी होती है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये इसका ब्रेकडाउन होगा, लेसिस होगा, और ये लोअर स्टेट में आने की कोशिश करेगा। ठीक, तो वही बात है कि जब ट्रांजिएंट स्टेट में था तो इसमें इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। रिएक्टेंट जनरली अप्रोचेस वन अनदर along the path of minimum free energy। लेकिन जो ये रिएक्टेंट्स हैं एक दूसरे को अप्रोच जब कर रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि हमें कितनी कम से कम एनर्जी लगा के अगले के पास अप्रोच करना पड़े। ठीक, दे आर सो कॉल्ड रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो ये जो एनर्जी की मिनिमम फ्री एनर्जी जो होती है, वो उसकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। यहाँ एक बार फिर से ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट्स जनरली अप्रोच वन अनदर अलोंग द पाथ ऑफ मिनिमम फ्री एनर्जी। वो पाथ जो होती है मिनिमम फ्री एनर्जी, जिसके थ्रू लॉस हो या गेन हो, वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहलाती है। अ प्लॉट फॉर फ्री एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, वो कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम। ठीक, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम कहलाता है। The reactants and products are state of minimum free energy। हाँ, सॉरी मैं इसका डायग्राम नहीं डाल पाया, या फिर बुक में रहा नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। The reactants and products are state, इसमें ये देख ही लेते हैं, मुझसे रहा नहीं जाएगा। तो इस तरह का एक ग्राफ बनेगा, जिसपे एक पे हम शो करेंगे क्या था, किसके वर्सेस किसका था, प्लॉट फ्री एनर्जी। ये फ्री एनर्जी मान लीजिए डेल्टा जी इस पे शो कर दिए, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स इस पे शो कर दिए। रिएक्शन कोई एक वो ग्राफ बनेगा, तो इस ग्राफ को जो हम कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम या ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम, क्योंकि ये हमारा एक स्टेट से, एक स्टेबल स्टेट से या फिर रिएक्टिव स्टेट से किसी और स्टेट में ट्रांजिशन को शो करता है। स्टेट मिनिमम फ्री एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट करेस्पॉन्ड टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डायग्राम। अब ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का होगा, और इस स्टेट पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो यहाँ पे उसकी कंडीशन कॉम्प्लेक्स तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी यहाँ पे। तो द रिएक्टेंट आगे कहाँ है, हाँ, फॉर द H and H2 रिएक्शन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव द सेम फ्री एनर्जी। क्यों? क्योंकि H2 ही ब्रेक हो रहा है। ठीक, एंड एट लास्ट H2 ही फॉर्म हो रहा है, प्लस H2 हियर, H2 ही फॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन डाईएटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्ट करके डाईएटॉमिक हाइड्रोजन ही फॉर्म हो रहा है, तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है, इसकी भी एनर्जी सेम होगी, इसकी भी एनर्जी, दोनों की आपस में सेम होगी। लेकिन डिफरेंस तब आता है जब हम एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट और आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एट लास्ट तीसरा प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, वेयर A and B आर रिएक्शन एंड P and Q आर प्रोडक्ट्स एंड X डबल एस्ट्रिक्स रिप्रेजेंट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट को ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो था, इसको इस तरह से होना चाहिए था। ठीक, तो अब बात करते हैं, हम देखते हैं आगे। देखिए, ये एक एग्जांपल है, मान लीजिए यहाँ ये H2 है और H है। ठीक, फिर यहाँ H बन गया और H2 बन गया, इसलिए ये देखिएगा कि इसकी एनर्जी सेम लेवल पे है। ठीक, ये एनर्जी। ठीक, और ये जो मिनिमम पाथ ये जो अपनाना चाह रहा था, रिएक्शन कोऑर्डिनेट की जो बात हो रही थी, ये मिनिमम पाथ इसको मिला है। ठीक, अब बात ये होती है कि हो सकता है
कि जो प्रोडक्ट ये दूसरा रिएक्शन जो है ए प्लस बी, रिएक्टेंट्स अलग अलग हैं, प्रोडक्ट दूसरा बन रहा है। इसलिए ये जो है यहाँ पे डिफरेंस है, इसके लेवल में और इसके लेवल में इतना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ठीक। तो यही वो कह रहा था कि यहाँ प्रोडक्ट्स के एनर्जी में और रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल में चेंज है। इसलिए यहाँ अब आपके मन में एक ये भी सवाल आ सकता है कि भाई ये चीज यहाँ पे भी तो आ सकती थी, ये जो P प्लस क्यू है। हाँ, तो किसी के पास ये जवाब है? अगर होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, ठीक। तो आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटरेक्ट करें आप लोग। केवल वीडियो देख लेने से काम नहीं चलता, उसको समझना और कॉपी पे नोट करना, और जितना आप नोट करेंगे, जितनी बार देखेंगे, वो आपकी समझ को बढ़ाएगा। ओके, पासिस थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो प्रोडक्ट है एक ट्रांजिशन स्टेट से पास किए, ये ट्रांजिशन स्टेट है और इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट है। रिक्वायर्स 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर -14 सेकंड, मतलब कि 1 मिली सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो स्टेबिलिटी होती है इस ट्रांजिशन स्टेट की, ये जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कम से कम मैक्सिमम 1 मिली सेकंड तक जा सकता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ द ट्रांजिशन, अब 1 मिली सेकंड के बाद तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो और नया ट्रांजिशन बनेगा। तो इसलिए द डिकम्पोजिशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट टू द प्रोडक्ट इज पोस्टुलेटेड टू बी रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस, ठीक। अब जितनी देर तक ये ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा, मान लो ये 10 टू द पावर मिली सेकंड तक हो गया, ठीक, मिली सेकंड सबसे ज़्यादा ये टाइम हो गया, और कोई ऐसा रिएक्शन है जो 10 टू द पावर -2 पिको सेकंड में ही वो डिग्रेड हो जाता है। तो ये जो है, ये जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बना है, ये जल्दी से प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये जब जल्दी से प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जा रहा है तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो मिली सेकंड ले रहा है वो कितने गुना, करीब 10 टू द पावर 9 टाइम्स स्लो है, ठीक। 10 टू द पावर 9 टाइम्स स्लो होगा, तो ये कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, कितनी तेज रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, ठीक, ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ठीक। अब देखते हैं थर्मोडायनामिकली रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, e टू द पावर -डेल्टा डिवाइडेड बाई RT। माइनस डेल्टा क्या है कि माइनस डेल्टा जो ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी चाहिए थी, जो आगे हम चल के देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की बात होगी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डेल्टा G एस्ट्रिक्स द स्लोअर द रिएक्शन रेट, ठीक। अब मेरे कहने का मतलब है ये कैसे हुआ। मैं कहूँगा कि अगर आप इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल A और B, और यहाँ डेल्टा G एस्ट्रिक्स ये चीज़ यहाँ पे शो करी गई है, इतना डिफरेंस है। लेकिन अगर मान लीजिए यही जो रिएक्टेंट है इस लेवल पे होते, कई मान लीजिए A + B ये रिएक्टेंट यहाँ होता है, तो इसको ये बैरियर, एनर्जी बैरियर फॉर्म पार करने के लिए बहुत एनर्जी लगता, ठीक, बहुत एनर्जी लगता कि नहीं इसको पार करने के लिए, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। ये बस आपके समझाने के लिए है। अब चलिए ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ये रिएक्शन है, ये एक वेसल है, इसमें हमारे रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, तो इसमें कुछ मान लीजिए 60% का जो एनर्जी लेवल होगा वो हो सकता है यहीं तक हो, फिर अगले का एनर्जी लेवल यहाँ तक हो, और कुछ का एनर्जी लेवल इसके पार जाने का हो। तो जितना इसके पार, इससे ज़्यादा एनर्जी कैरी करेंगे वही रिएक्शन करा पाएंगे, वही रिएक्ट कर पाएंगे, वही उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को अप्रोच कर पाएंगे। अप्रोच की बात हुई थी पहले ही पेज पे। तो अब क्या हुआ कि जितना ही ये बैरियर ज़्यादा होगा, ठीक, उतने ही कम मॉलिक्यूल यहाँ से पास करने को होंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक। तो वही चीज यहां आगे फिर कहा गया है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डेल्टा G एंड द स्लोअर द रिएक्शन रेट, उतना ही धीरे धीरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो प्रोसीड करेगा। अब बात आती है केमिकल रिएक्शन
कॉमन, क्या लिख दिया ये मैंने, सिस्टम ऑफ सेवरल स्टेप फॉर अ टू स्टेप रिएक्शन। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर टू स्टेप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, देयर विल बी टू ट्रांजिशन स्टेट। अगर मैं कहूँ ए से एक प्रोडक्ट आई फॉर्म हुआ और फिर दूसरा प्रोडक्ट ये पी फॉर्म हुआ, इनके कहने का मतलब एक तरह से ये भी ले सकते हैं कि ये ए प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट में आया और एंड देन ये प्रोडक्ट फेज में गया। तो ये यहाँ इसके बीच भी एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, अगर एंजाइम यहाँ वर्क कर रहा है तो यहाँ भी एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बना होगा या एस्ट्रिक्स वाला, और इसके बीच भी एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, तो दो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और इसीलिए दो एक्टिवेशन बैरियर भी होगा, दो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होगा। द शेप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम फॉर सच अ रिएक्शन रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव रेट ऑफ टू स्टेप्स। अब इनका जो हम डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट, एक ही दो रिएक्टेंट थे, एक ही बार में एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जा रहा था, तो ये बना। लेकिन जब दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो आप कैसा ग्राफ यहाँ फॉर्म होने की उम्मीद करते हैं? वो जो होगा ग्राफ हो सकता है ऐसे हो, लेकिन दो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर उनको पार करना ही होगा। ठीक, और ये देखिएगा, ये रीजन और ये रीजन मैं नीचे बनाया हूँ, ये एक हिंट है आपको, जो क्वेश्चन पूछा हूँ पीछे वो चीज उसके लिए, कि ये हमेशा ये मैं नीचे ही फॉर्म किया हूँ, यहाँ पे नहीं रोका हूँ। ठीक, लेकिन आपको समझ भी बतानी है कि क्यों वो नीचे रहेगा। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज ग्रेटर, ठीक, मैं कह रहा हूं कि अगर फर्स्ट स्टेप का एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर है सेकंड स्टेप का कॉम्प्लेक्स का, तो क्या होगा कि देन दैट ऑफ सेकंड स्टेप, देन द फर्स्ट स्टेप इज स्लोअर देन द सेकंड स्टेप, देन द फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप स्लो हो जाएगा सेकंड स्टेप से। एंड कन्वर्सली, if the activation energy of second reaction in a multiple step reaction is highest, then transition energy act as bottleneck in the therefore set to be rate determining step for the reaction। अब एक और इसका वो हो सकता है मैनिपुलेशन, कि ये रिएक्टेंट बना, ये ग्राफ बना आपको मिला, तो यहाँ इसकी एक्टिवेशन एनर्जी स्लो है और इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ ये रेट डिटरमाइन करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक टीम में हम चलते हैं, या फिर समझ लीजिए चार दोस्तों के साथ चल रहे हैं, या फिर दो दोस्तों के साथ चल रहे हैं, आपस में दो दोस्त एक साथ चले। ठीक, एक की भाई है मोपेड और दूसरे की है कोई BMW की बाइक ले लो या फिर कोई और ले लो। तो लोकेशन पे जाके वहां मौज मस्ती करना है दोस्त के साथ, तो कौन मौज मस्ती कर पाएगा? पहले जब मोपेड वाला दोस्त साथ में पहुंचेगा लोकेशन पे, तभी तो असली मौज मस्ती स्टार्ट हो जाएगी। अकेले में कुछ भी कर लो वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों के साथ अलग ही मजा होता है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर पहले वाले ने अपना बैरियर क्रॉस कर लिया तो दूसरे वाले की कोई चिंता ही नहीं, तो ये रेट डिटरमाइनिंग हो जाएगा। अगर पहले वाले को पार करके दूसरा वाला, जब रेट बैरियर है तो दूसरे को पार कर लेगा तभी प्रोडक्ट बन पाएगा, इसलिए यहाँ दूसरा वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। ठीक, यहाँ तक यही कॉन्सेप्ट है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे में। यह देखिए यहाँ पे इमेज है, यहाँ डायग्राम दे दिया गया है, ऐसे कह रहा हूँ जैसे अपने ही सब बनाना है। चलो, तो यहाँ क्या कह रहा है? ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम फॉर अ टू स्टेप रिएक्शन, द ब्लू कर्व रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन A gives I and I gives P whose first step is rate determining। ठीक, यहाँ देखिए ये पहला वाला हाइट पे है और दूसरा वाला नीचे है, तो इसका फर्स्ट स्टेप है जो होगा रेट डिटरमाइनिंग हो जाएगा। एंड जो ब्लू वाला कर्व है रेड वाले में है, उसका सेकंड वाला रेट डिटरमाइनिंग हो जाएगा। ओके, अब यहां देखिए ये कराता क्या है, जो एंजाइम्स जो काम करते हैं उनका क्या है। कैटलिस्ट रिड्यूसेस डेल्टा G डबल एस्ट्रिक्स
मतलब कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कम करते हैं लेकिन वो फ्री एनर्जी उसका कम कर देते हैं रिएक्शन का। कैटलिस्ट एक्ट बाय प्रोवाइडिंग अ रिएक्शन पाथवे with a transition state whose free energy is lower than that of uncatalyzed reaction। ये एक ऐसे रिएक्शन की तरफ आपके प्रोडक्ट को या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसको गवर्न कर देते हैं कि जिस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो कम होता है। ठीक, यहाँ पे इतने का डिफरेंस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू डेल्टा जी एंड फॉर द एंड कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक, वो डेल्टा डेल्टा जी एस्ट्रिक्स कह देते हैं। इंडिकेट्स द इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट। अब इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट की बात क्या है कि इसकी इफिशियंसी मान लीजिए डेल्टा एक्स होगी। अब एक रिएक्शन, एक और दूसरा एंजाइम मैंने उठाया जो यहाँ से फर्दर प्रोसीड करा देता है। ठीक, तो यहाँ जो डेल्टा वाई मान लीजिए इसकी, तो किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी? क्योंकि इसने और ज़्यादा और कम में एनर्जी में ही कंप्लीट करा दिया, तो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। क्योंकि फिर से वही बात जो पीछे मैंने कहा कि यहाँ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यहाँ तो बिल्कुल कम मॉलिक्यूल्स थे रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, यहाँ कुछ और मॉलिक्यूल्स बढ़ गए प्रोसीड कराने के लिए, यहाँ और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए रिएक्शन फर्दर प्रोडक्ट में कंप्लीट कराने के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। इसलिए मान लीजिए ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन हुआ, ये एंजाइम एक्स हो गया और ये एंजाइम वाई हो गया, देन एंजाइम वाई विल बी मोर इफिशिएंट देन एंजाइम एक्स। ठीक, तो ये चीज है known as rate enhancement, the ratio of the rate of catalyzed and uncatalyzed reaction। ठीक, ये uncatalyzed होगा, uncatalyzed reaction is known as rate enhancement for and given by, ये जो दिया जाता है इसका जो इक्वेशन होता है e टू दी पावर माइनस डेल्टा 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 जी कैटलिस्ट डिवाइडेड बाय RT वगैरह, ये डेल्टा जी जो आपका है फ्री एनर्जी हो गया कैटलिस्ट का, ये सब चीज़ें तो जानते ही होंगे। फ्री एनर्जी हो गया, T जो हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया, एंड R जो हो गया गैस कांस्टेंट हो गया, सॉरी गैस कांस्टेंट। ठीक, गैस कांस्टेंट हो गया। अब फिर वही गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन की बात होगी। अच्छा चलो भाई, इफ डेल्टा जी विल बी रिएक्शन विल बी लेस देन जीरो द रिएक्शन प्रोसीड्स फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियसली। मतलब कि अगर डेल्टा जी, वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, डेल्टा जी इज नेगेटिव देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, एंड इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव हैविंग पॉजिटिव वैल्यू देन रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हाँ, और एक बात और ये है इसमें मेंशन किया गया है, कैटलिस्ट जो होता है एक्सेलरेट द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, likelihood of the net reaction occurring in one direction or other depends on free energy। जो कैटलिस्ट होता है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो कैटलिस्ट होता है वो जो क्या करता है, रिएक्टेंट से जो रिएक्टेंट का फर्दर जो प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है उसे एक्सेलरेट कर देता है, और दोनों तरफ से एक्सेलरेट करता है। ठीक, तो दोनों तरफ जब एक्सेलरेट करता है तो प्रोडक्ट जो है, यहाँ बात करिए, तो जब दोनों तरफ एक्सेलरेट करता है तो आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि तो प्रोडक्ट ही फॉर्म होकर कैसे वो रह जाता है, फिर तो जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना फिर रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो बात दरअसल ये होती है कि इसकी एनर्जी जो होती है इस प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होती है, इसलिए इस तरफ आने के चांसेस कम होते हैं। वैसे रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि 100% इसी तरफ आते हैं, PQ भी AB में कन्वर्ट होता रहता है जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो ये जो एनर्जी है, इसलिए मैक्सिमम जो होते हैं अपनी एनर्जी लूज करके इस स्टेबल फॉर्म में आते हैं। ये मोर स्टेबल फॉर्म है, ठीक, मोर स्टेबल फॉर्म है।
इसीलिए ये पूरा प्रोडक्ट इसमें ना कन्वर्ट होके ये पूरा प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट होता है। उसके बाद कैटलिस्ट का इससे ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं होता है। और कैटलिस्ट एक और काम कर देता है कि जैसे ही रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में फॉर्मेशन को एसेलरेट करेगा, ठीक, एसेलरेट करेगा, वैसे ही सॉरी मैं भूल गया क्या कहने जा रहा था। हाँ, तो ये जो होता है इक्विलिब्रियम को अटेन कराने में फास्टली इक्विलिब्रियम को अटेन करा देता है। बस इतना ही काम कर सकता है, और कुछ चेंजिंग कैटलिस्ट या फिर जो भी एंजाइम है वो नहीं करता, ठीक। तो आज का ये एक्टिवेशन एनर्जी एंड द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हुआ। अगले उसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक है उसी में। वेट, लेट मी शो यू। एंजाइमोलॉजी, तो अगला जो हम लोग के पास टॉपिक होगा कैटालिटिक मैकेनिज्म। कैटालिटिक मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।